So here we have some definition which we are going to understand with the help of diagram. Firstly, here we can see two rays are there and three planes are there. So basically ये डायग्राम है क्रिस्टल के लिए. So यहाँ पर हम एक क्रिस्टल लेते हैं और इस क्रिस्टल पे हम रे फॉल कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट पर आकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. सो ये रे का नाम है एक्स रे. ओके, सो एक्स रे यहाँ से फॉल होकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. सो जो पॉइंट पर आकर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन. ये हो गया फर्स्ट रे के लिए. अब सेकंड टाइम फिर से हम रे फॉल कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस. सो ये आकर यहाँ पर डिफ्रैक्ट हो रही है. सो ऐसे हमारे पास डायग्राम है. तो फर्स्ट रे यहाँ पर आकर डिफ्रैक्ट हो रही है एंड द सेकंड रे यहाँ पर आकर डिफ्रैक्ट. तो फर्स्ट रे डिफ्रैक्ट हो रही है एट द ए एंड सेकंड रे डिफ्रैक्ट हो रही है एट बी. तो ये हम डेफिनेशन में लिखने वाले हैं. व्हेन एक्सरे, सो यहाँ पर जो रे हमने लिया है उसका नाम है एक्सरे. सो मेनी टाइप्स ऑफ रेज आर देयर लाइक यूवी विजिबल. सो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्सरे और इसको इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन क्रिस्टल प्लेन जो अंडरगो हो रहा है. डिफ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो द वेव्स आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम. सो ये किससे डिफ्रैक्ट हो रहा है, किससे टकरा कर वापस जा रहा है, या तो हो सकता है एटम और आयॉन्स. आफ्टर दिस डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ व्हिच इज लैम्डा फ्रॉम एटम इन टॉप टू रेज ऑफ क्रिस्टल. सो यहाँ पर हमने क्रिस्टल के ऊपर जो रे फॉल किया था वो हम स्टार्टिंग के टॉप टू लेयर्स ले रहे हैं. ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे लेयर्स है लेकिन हम स्टार्टिंग के दो टॉप लेयर्स ले रहे हैं. सो द फर्स्ट रे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए. तो फर्स्ट रे से डिफ्रैक्ट हुआ पॉइंट ए पर डिफ्रैक्ट हुआ और सेकंड रे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम पॉइंट बी इन अ प्लेन विच इज फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर. तो यहाँ पर हम रेस के बारे में बात करें और यहाँ पर हम प्लेन जिसको हम कह सकते हैं लेयर और या कह सकते हैं उसको हम पाथ. आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं. आफ्टर दिस, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रे जो डिफ्रैक्ट हुआ है कंपेयर टू सेकंड रे जो डिफ्रैक्ट हो रहा है पी पे, उसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं हम द सेकंड रे ट्रैवल मोर डिस्टेंस देन फर्स्ट रे. इफ द टू वेव्स आर इन कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस. कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है जब रे आपका फॉल हो रहा है क्रिस्टल के ऊपर और वापस से पलट के ग्रोथ हो रहा है, मतलब कुछ रिजल्ट दे रहा है, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव. और वही और पॉजिटिव वे में जाता है. और वही आपका डिस्ट्रक्टिव मतलब जो नीचे की तरफ जाता है, मतलब प्रॉपर वे में आपको रिजल्ट नहीं देता है, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव. ओके, सो इफ द टू वेव्स आर इन कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस दे एग्जिस्ट इन सेम प्लेन. वही हो रहा है यहाँ पर, दैट इज द पाथ डिफरेंस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे. सो ये इस चीज़ को हम फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहे हैं सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा. यहाँ पर सी बी हो रहा है, यहाँ पर सी एन बी और बी डी. सो ये हम सेकंड रे के बारे में बात करें, नॉट फॉर द फर्स्ट रे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा हुआ था और यहाँ पर हमारा बन रहा है कंस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस. इसलिए हम फॉर्मूला ले रहे हैं सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा विच इज द फर्स्ट इक्वेशन. अब यहाँ पर हम आगे चलते हुए देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एंगल बना रहे हैं ए बी सी. एज यू कैन सी ए बी सी विच इज़ अ राइट एंगल एंड ए बी डी विच इज़ अ लेफ्ट एंगल. तो यहाँ पर हम बात करें राइट एंगल के बारे में और यहाँ पर बात करें हम लेफ्ट एंगल के बारे में. तो एंगल ए बी सी, तो हम पहले ए और बी का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पर. आफ्टर दिस बी एंड सी. तो यहाँ पर एंगल बेसिकली ये जो हम ए बी और बी सी लिख रहे हैं उसको हम एंगल के हिसाब से जोड़ रहे हैं. आफ्टर दिस एट द लेफ्ट साइड सेम ए बी एंड बी डी. एज यू कैन सी यहाँ पर ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको हम पढ़ रहे हैं स्मॉल बी, जिसको हम कहेंगे डी का मतलब है इंटरप्लेनर डिस्टेंस. सो यहाँ पर ए से बी का जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल डी से. तो यहाँ पर हम लिया बी सी एंड बी डी. आगे बढ़ते हुए जो एंगल हम ले रहे हैं उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइन थीटा में, जिसका फॉर्मूला है हाइपो बाई अपोजिट. सो यहाँ पर हम थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा एंड बी सी बाई ए बी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल डी से, क्योंकि इंटरप्लेनर डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, इसलिए ए बी कन्वर्ट हो रहा है डी में स्मॉल डी. सेम फॉर द लेफ्ट साइड. आफ्टर दिस बी सी को हम साइड में लेते हैं और डी इंटू साइन थीटा करते हैं, तो बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा. सेम फॉर दिस बी डी जा रहा है साइड में और डी इंटू साइन थीटा इक्वल टू डी साइन थीटा. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड. सो इस सारे इक्वेशंस को हम नोट डाउन करते हैं एक जगह. सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन था वो था सी बी प्लस बी डी इक्वल टू एन लैम्डा. सी बी का जो फुल फॉर्म था, मतलब जो इक्वेशन बना हमारा, जो कि बी सी. सेम फॉर दिस, सो बी सी का बन रहा है हमारे पास डी साइन थीटा एंड बी डी का बन रहा है यहाँ पर सेम डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, या आप लिख सकते हैं एन लैम्डा इक्वल टू टू डी साइन थीटा. यहाँ पर हम इसके फुल फॉर्म लिखते हैं. एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, जो होल नंबर होता है 1 2 3 4 सो ऑन. लैम्डा हो गया हमारा वेवलेंथ. ये किसका वेवलेंथ है, रे, एक्स रे के बारे में बात कर रहे हैं. आफ्टर दिस थीटा हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर रे पलट कर वापस जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट. सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर आंसर. सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रैग इक्वेशन. सो हमारे टॉपिक्स है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर. सो मोलैरिटी के लिए हम डिनोशन लेते हैं कैपिटल एम, फॉर मोलैरिटी स्मॉल एन. मोलैरिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. फॉर मोलैरिटी स्मॉल एन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे से. फॉर्मूले डिफरेंसेस क्या है इसमें, मोलैरिटी के हम लेंगे कैपिटल एम और मोलैरिटी के लिए हम लेंगे स्मॉल एन.
अगर आप मोलारिटी पढ़ रहे हो तो आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अगर मोलारिटी पढ़ रहे हो तो आपके पास आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो बेसिकली मोलारिटी हम पढ़ते हैं लिक्विड के लिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम लिक्विड के लिए पढ़ते हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब ये होता है हमारा सॉलिड, ऐसे भी आप याद कर सकते हो उसको। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप लगेंगे। पहला हम करेंगे एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ए हम पढ़ते हैं सॉल्वेंट के लिए और बी पढ़ते हैं हम सल्यूट के लिए। और सेकंड स्टेप में हम इन दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब ये मोल्स ऑफ सोल्यूशन और मोल्स ऑफ सल्यूट से हम मालूम करते हैं मोल फ्रैक्शन। सो ये 3 स्टेप्स में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आफ्टर दिस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो होता है P0 माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल W। तो यहाँ पर स्मॉल m एंड स्मॉल w का मतलब होता है सल्यूट, और कैपिटल M और कैपिटल W के लिए होता है सॉल्वेंट। अब ये सल्यूट सॉल्वेंट क्या है वो हम पहले चेक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं ग्लास ऑफ वाटर, और इस ग्लास ऑफ वाटर में हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है कंपेयर टू योर वाटर। सो जो आपका कम क्वांटिटी में होगा और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट आगे से ऐड किया जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, उसको हम पढ़ेंगे सल्यूट। और जो आपका ओरिजिनल स्टेट मतलब जिससे आपका सोल्यूशन बन रहा है, जो बेस होता है, जैसे कि ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है पानी, तो वाटर को हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट। सो बेसिकली जो आपका ज़्यादा क्वांटिटी होता है वो होता है सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी होता है वो होता है सल्यूट। कभी कभी आपका सॉल्वेंट कम क्वांटिटी में होता है और सल्यूट ज़्यादा होता है, लेकिन आपको ये याद रखना कि हमेशा वाटर आपका सॉल्वेंट होता है, और जो अदर पार्टिकल्स जो ऐड किया जाता है उसको हम कहते हैं सल्यूट। सो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाने पर ही आपका सोल्यूशन रेडी होता है। सो होपली ये आपको पॉइंट समझ में आएगा कि सल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम। टॉपिक इज मोलारिटी एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज a solution of glucose in water is labeled as 10% weight by weight. What would be the molarity of the solution? So here we have solution which is divided into 3 parts. The first part is given, second is formula, and the last is calculation. So given ये part हम कहाँ से निकालेंगे? From the question. तो question में हमें दिया गया है solution of glucose, मतलब एक solution बना गया है with the help of glucose and water. तो दोनों के combination से solution बना है, तो हम पहले देखते हैं कि इसमें solute क्या है और solvent क्या है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं glucose and water, तो हमें मालूम है कि हमेशा water होता है solvent and the other part is solute। तो हमें मिल गया यहाँ पर solute which is 10%। तो ये 10% क्या है, सॉल्वेंट है या सल्यूट है? ये है हमारा सल्यूट। एंड द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमें मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो सिर्फ ये 3 पार्ट्स हमारे गिवन के लिए काफ़ी है। सो हम यहाँ पर गिवन लिख रहे हैं, और वेट ऑफ सल्यूट मतलब वेट ऑफ सल्यूट है हमारे पास 10%, जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 10 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज, अभी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ग्लूकोज से मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल का हमें मालूम करना है एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट मालूम करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट याद होने चाहिए, जो कि कार्बन। सो एक कार्बन का वेट होता है एटॉमिक वेट विच इज 12, एंड हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32 एंड सोडियम इज 23। तो यहाँ पर ग्लूकोज दिया गया है और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये रहा। सो कार्बन हमारे पास है 6, तो कार्बन का एटॉमिक वेट होगा 12 × 6। अब ये एक कंप्लीट हो गया हमारा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पर है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है यहाँ पर 12। सो एक एलिमेंट होने के बाद हम ऐड कर लेते हैं उसे और दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाइड्रोजन का नंबर हो गया 1 इंटू क्वांटिटी कितनी है इसकी 12, प्लस दूसरा कर रहे हैं हम ऑक्सीजन 6, तो 6 का इंटू करेंगे हम एटॉमिक वेट से। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो रहा है 16। ऐसे करके हमारे पास आंसर आता है 180। ओके, सो ग्लूकोज का वेट होता है हमारे पास 180। सो ऐसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं फॉर एनी मॉलिक्यूल। अगर आपको ये करने आ गया तो बहुत आसानी से आप कोई भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मालूम कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस, तो यहाँ पर हमें ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो गया और वेट ऑफ सॉलिड्स ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में से। अब बचा है हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अभी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? टोटल सोल्यूशन होता है हमारे पास 100, माइनस कर लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया हमारा 10 माइनस 100 इक्वल टू 90 ग्राम। तो ऐसे करके हमारे पास आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच इज 90 ग्राम। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप में हम करेंगे फॉर्मूला। तो मोलारिटी का फॉर्मूला है कैपिटल M इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 10 एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 180,000 बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास 90। तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये 0 और ये 0 हम कैंसिल कर रहे हैं, और ये 0 एंड ये 0 दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद हम 2 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। 2 5 ज़ा 10, सो 2 50 ज़ा 100, 2 9 ज़ा 18, 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81 एंड हियर 50, 50 बाई 18। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन 81 डिवाइडेड बाई 500। सो आपका ओवरऑल आंसर आता है 0.617 मोलारिटी कैपिटल M। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 which is sulfuric acid. H2SO4 in solution containing 98% of sulfuric acid by mass, and that's it। इतना ही क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप आएगा हमारा सोल्यूशन गिवन। यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला मॉलिक्यूल दिया गया है वो होगा सल्यूट,
और जो लास्ट में होगा वो होगा सॉल्वेंट। तो लास्ट में कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ आपका है सल्यूट। तो सॉल्वेंट क्या रहेगा, अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल नहीं दिया गया है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो होगा ऑब्वियसली वो वाटर रहेगा। सो सल्फ्यूरिक एसिड का वेट है हमारे पास 98। सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा 98। यहाँ पर वाटर का वेट आ रहा है 18। आफ्टर दिस वी हैव फॉर्मूला Na का फॉर्मूला का वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो Na A स्टैंड फॉर सॉल्वेंट एंड B स्टैंड फॉर सल्यूट। तो सॉल्वेंट का वेट हो गया 2 एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18। सो 2/18 ऐसे नहीं करना है, 2 1 2 9 जा प्रॉपर डिवीजन करना है। यहाँ पर आपका आंसर 18 था, यहाँ पर पॉइंट ले हम, तो जब तब जाके 2 से 20 हुआ है, ऐसे करके हम आंसर ले रहे हैं 0.1। आफ्टर दिस 98 ये 1 से कैंसिल आउट होता है, तो इसमें कोई डिवीजन नहीं करना है। आफ्टर दिस Na का आंसर है हमारे पास 0.1 एंड Nb का आंसर है हमारे पास 1। Na प्लस Nb दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो होता है 1.1। सो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन आपका आंसर आया 1.1। लास्ट जो पार्ट है आपका, ये आपका प्रॉपर मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला विच इज X स्टैंड फॉर मोल फ्रैक्शन इक्वल टू Nb बाई N सोल्यूशन। Nb की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 एंड N सोल्यूशन की वैल्यू आई थी हमारे पास 1.1। इसका प्रॉपर डिवीजन यहाँ पर मेंशन है। सो आंसर आ गया हमारे पास 0.9। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल विच इज C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। तो यहाँ पर हम गिवन निकाल लेते हैं। एज आई सेड कि फर्स्ट जो भी आपका मॉलिक्यूल होता है वो होता है सल्यूट, ओके, और जो आपका लास्ट होता है वो होता है आपका सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं दिया गया, तो अभी नहीं दिया गया, तो वो होता है आपका वाटर। तो वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आता है 18 और इसका वेट कितना होगा 20 माइनस 100 विच इज़ 80। एंड ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इथिलीन ग्लाइकोल कितने परसेंट है 20%, सो 20 ग्राम। इथिलीन ग्लाइकोल का आप मॉलिकुलर मास मालूम करेंगे विच इज़ C2H6O2, तो आपका आंसर आएगा 62। आफ्टर दिस Na की वैल्यू आएगी यहाँ पर वेट ऑफ Na, तो लिखेंगे आप सल्यूट या सॉल्वेंट लिखेंगे। तो A के लिए हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 80, सॉल्वेंट का वेट है 80 और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारे पास 18। 80/18 इक्वल टू 4.44। यहाँ पर आपका कैलकुलेशन है। आफ्टर दिस Nb, B स्टैंड फॉर सॉल्वेंट या सल्यूट। A जाता है आपका सॉल्वेंट के लिए और B जाता है आपका सल्यूट के लिए। तो सल्यूट के लिए हम लिखते हैं वेट ऑफ सल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। तो वेट ऑफ सल्यूट था हमारे पास 20 एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ 62। इन दोनों का प्रॉपर डिवीजन करें यहाँ पर, तो आपका आंसर आता है 0.322 मोल्स। After this we are adding both Na and Nb values which is N solution. तो 4.44 plus 0.322 equal to 4.766। So यहाँ पर हमारे पास आया है आंसर ऑफ N solution। तो यहाँ पर हम लास्ट में ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन which is X equal to number of solute by number of solution। So number of solute कितना था हमारे पास, number of solute which is 0.322 by number of solution which is 4.766। ओवरऑल आंसर आता है आपके पास, इसको डिवाइड करने के बाद 0.932। तो ये था हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक विच इज मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड हाउ इट इज यूजफुल टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सल्यूट। सो द रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ solution which is P0 minus PS to the vapor pressure of the pure solvent which is P0 is called relative lowering vapor pressure, and the formula is P0 minus PS by P0, which we have already discussed in problems of vapor pressure. After this we have useful to determine the molar mass heading of solute. So according to the Rolle's law, the relative lowering vapor pressure of a dilute solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of the solute. यहाँ पर according to Rolle's law का formula हम यहाँ पर apply कर रहे हैं which is P0 minus PS by P0 equal to X हम स्टैंड करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है N2/N1 प्लस N2। यहाँ पर प्रॉपर वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है। इससे पहले जो फॉर्मूला था वो सिर्फ वेपर प्रेशर का था। अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपका प्रॉपर विथ रॉल्स लॉ के लिए हम अप्लाई करेंगे। सिर्फ वेपर प्रेशर है तो आपका आएगा सिर्फ P0 माइनस PS बाई P0। अगर रॉल्स लॉ भी इंक्लूड है इसमें तो मोल फ्रैक्शन को भी हम पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन को हम यहाँ पढ़ रहे हैं W2 विच इज़ फॉर सल्यूट बाई M2 इंटू M1 बाई W1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो हमारे पास दो टाइप्स के एड्जॉर्प्शन है जो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स विच इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ वीक ड्यू टू वंडरवॉल फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू केमिकल फोर्स। सेकेंड पॉइंट, एंथैल्पी इज लो, इसकी एनर्जी होती है
very low, which is 20 to 40 kJ per mole, और enthalpy is high, 82 to 40 kJ per mole. फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है रिवर्सिबल एंड फास्ट, वही केमिकल रिएक्शन होता है आपको, सॉरी केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है रिवर्सिबल एंड स्लो. इट इज अ मल्टी लेयर प्रोसेस, इट इज अ यूनिलेयर प्रोसेस. इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. व्हाट आर लियोफोबिक एंड लियोफिलिक सॉल्यूशंस? तो लियोफिलिक किसे कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें ग्रेट एफिनिटी होती है बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के, उसको हम कहते हैं लियोफिलिक सॉल्यूशन. ये होते हैं इरिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्यूशन और होते हैं स्टेबल. एग्जाम्पल स्टार्च एंड प्रोटीन. Liophobic solution, colloidal solution in which little or no affinity exists between dispersed phase and dispersion medium are called liophobic solution. ये होते हैं रिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्यूशन और ये होते हैं अनस्टेबल. एग्जाम्पल गोल्ड सॉल्यूशन एंड मेटल सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटालिसिस. द सबस्टैंड विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, जो सबस्टैंड रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है विदाउट एडिंग इटसेल्फ, जिसको वो खुद से ऐड नहीं होता, जिसको हमें ऐड करना पड़ता है इन द रिएक्शन, उसको हम कहते हैं कैटालिसिस. ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. होमो का मतलब होता है जो कैटालिसिस के फेसेस जो होते हैं, फेसेस मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, अगर ये सेम होते हैं तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस. द कैटालिसिस इन विच रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेस, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फेसेस सेम होते हैं तो हम उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस. एग्जाम्पल 2CO and O2. कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है यहाँ पर और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और कैटलिस्ट हमारा NO जो कि है गैस. तो जो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के फेसेस सेम होते हैं उसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट. नेक्स्ट 2SO2, SO2 भी गैस फॉर्म में और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में. यहाँ पर कैटलिस्ट हम लिए NO विच इज गैस, 2SO3 विच इज सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. नेक्स्ट हेटेरोजीनियस कैटलिसिस, जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के फेसेस डिफरेंट होते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोजीनियस कैटलिसिस. एग्जाम्पल N2,3H2. यहाँ पर हम ले रहे हैं कैटलिस्ट आयरन जो कि पाउडर फॉर्म है, जो कि हम पढ़ेंगे सॉलिड. और सेकंड एग्जांपल 2 moles ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विच इज इन द फॉर्म ऑफ गैस बट कैटलिस्ट आर नॉट इन द सेम फेस, कैटलिस्ट इन द फेस ऑफ सॉलिड. तो प्लैटिनम हम ले रहे हैं वो जो कि है सॉलिड फॉर्म में, तो ये हो गया हमारा हेटेरोजीनियस कैटलिसिस. After that we have different chapter questions which is roasting and calcination, which is a very easy answer. तो roasting और calcination के हम 4 points लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट, ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ओर को हम हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वो जाएगा रोस्टिंग में. अगर ओर को हम हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर उसको हम कहेंगे कैल्सिनेशन में. ये मेथड एम्प्लॉय करता है सल्फाइड ओर को और ये मेथड एम्प्लॉय करता है कार्बोनेट ओर को. SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद द मेटल ऑक्साइड. फोर्थ पॉइंट, यहाँ पर हमने लिया है ओर विच इज जिंक सल्फेट और यहाँ पर हमने लिया है ऑक्सीजन. तो जिंक सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है और बनाता है जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद, उसके साथ साथ क्या बनता है यहाँ पर मेटल ऑक्साइड. सेम फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और बन रहा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अलॉन्ग विद मेटल ऑक्साइड. इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट आंसर है हमारा सल्फाइड ओर विच इज़ अ फोर्थ फ्लोटेशन मेथड. तो इस मेथड को हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर. सल्फाइड ओर को हम गैंगवे पार्टिकल से अलग करते हैं इस मेथड से, जो कि है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड. इन दिस मेथड पाउडर ओर, हम यहाँ पर पाउडर ओर को ऐड कर रहे हैं वाटर में और रोटेटिंग पैडल इसको अच्छे से मिला रहा है, एजिटेट कर रहा है. एजिटेट द सस्पेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ पाइन ऑयल, ये है पाइन ऑयल और इसमें हम ऐड कर रहे हैं पाइन ऑयल. एज अ रिजल्ट फोर्थ फॉर्म हो रहा है. फोर्थ का मतलब क्या होता है, झाग, कॉमनली हम झाग कहते हैं, विच कैरी मिनरल पार्टिकल. जो फोर्थ होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा मिनरल पार्टिकल्स और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल में रह जाता है. दिस सस्पेंशन फोर्थ कलेक्टर एंड स्टेबलाइजर एडर. अब ये सस्पेंशन में हम ऐड करते हैं कलेक्टर और स्टेबलाइजर, जो कि कलेक्टर क्या करता है, एनहांस करता है नॉन वेटेबल मटेरियल मिनरल पार्टिकल्स को. कलेक्टर हमारा मिनरल पार्टिकल्स को पकड़ के रखता है और स्टेबलाइजर ये लास्टली इसको फोर्थ के साथ जोड़े रखता है ताकि वो पानी में वापस ना जा सके. थर्ड पॉइंट, द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल वाइल गैंगवे पार्टिकल्स बिकम वेट बाय वाटर. तो जो मिनरल पार्टिकल होता है, जो सल्फाइड ओर होता है, वो ऑयल के साथ अटैच हो जाता है और जो गैंगवे वेस्ट मटेरियल जो होता है वो हमारा वाटर में रह जाता है. दिस फोर्थ इज लाइट, ये होता है एकदम लाइट वेट और इसको स्कीम्ड ऑफ करते हैं. ऐसे करके हमारा और जो पार्टिकल है वो बनता है ऑब्टेंड होता है फ्रॉम फोर्थ. ये इसका डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये हमारा रोटेटिंग पैडल जो कि एजिटेट कर रहा है अच्छे से सस्पेंशन ऑफ ओर को. और यहाँ से हम ऐड करते हैं पाइन ऑयल और ये एयर यहाँ से वापस जाती है. ये हमारा बन रहा है फोर्थ जिसमें होते हैं ओर पार्टिकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास XeO3 एंड XeOF4 प्रिपरेशन. तो XeO3 का जो प्रिपरेशन है जीनोन ऑक्साइड, इसको हम दो साइड से बना सकते हैं, एक XeF4 से भी और XeF6 से भी. XeF6 जो रिएक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा ईजीली है तो इसे हम पढ़ते हैं. XeF6 को हम ऐड करें 3 moles ऑफ वाटर के साथ, तो Xe जाता है ऑक्सीजन के साथ, टोटल ऑक्सीजन कितने 3 है तो ये बन रहा है XeO3. अब बचे हमारे पास 6 हाइड्रोजन और 6 फ्लोरीन, दोनों को कंबाइन लिख रहे हैं हम कॉमनली 6 हाइड्रोजन एंड 6 फ्लोरीन विच इज 6HF. और सेकंड आ रहा है हमारे पास XeOF4.
तो XeO F4 को भी XeF6 से बना सकते हैं। यहाँ पर सिंगल ले रहे हैं हम, सिंगल मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि XeO और F के साथ कंबाइन होकर XeOF4 बना रहा है। तो Xe तो सिंगल था और O भी ऑक्सीजन सिंगल है। फ्लोरीन यहाँ पर 6 है टोटल, तो यहाँ पर 4 यूज़ हुए, तो 4 यूज़ है, तो अभी हमारे पास 2 बचे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन दोनों मिलकर बना रहे हैं 2HF। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर हमारे पास है टोटल 5, अभी के लिए हम 3 पढ़ रहे हैं, XeF2, F4, F6। तो हमारे पास जो सिंगल एटम रहेगा उसको हम लिखेंगे मिडिल में, और जो साइड में एटम्स है उसको हम लिखेंगे सराउंडिंग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर हमारा Xe, F जो बच रहा है ऊपर एक है नीचे एक, और ये जो आ रहे हैं हमारे लोन पेयर से। अब ये लोन पेयर कैसे मालूम करना है कि 3 आना है या 2 आना है, या आना ही नहीं है। तो हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो Xe का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे 2, 8 माइनस 2 करेंगे तो हो गया हमारा 6 का हाफ करेंगे तो होगा 3। ऐसे करके हमारे पास आ रहे हैं लोन पेयर्स। हम यहाँ से लोन पेयर मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं Xe सिंगल है, तो जो सिंगल रहेगा उसको हम मिडिल में लिखेंगे, और जो साइड के इलेक्ट्रॉन्स है और जो साइड के एटम्स है उसको हम सराउंडिंग में एडजस्ट करेंगे। तो Xe हो गया। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन में लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर का प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आता है। तो बची जगह यहाँ पर है तो हम इसे स्ट्रेट फॉर्म में लिख रहे हैं। इसके बाद XeF4, अब इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 का हाफ हो गया 2, तो हमारे पास कितने लोन पेयर आ रहे हैं 2। तो जो सिंगल होता है उसको हम बीच में लिख रहे हैं, जो कि Xe, और F कितने 4 है जिसको हम X फॉर्म में लिख रहे हैं, ऐसे X फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये 4 हो गया। 2 जो लोन पेयर थे उसको हम अप एंड डाउन दोनों तरफ एडजस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दिस हमारे पास आ रहा है XeF6। तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 का हाफ होता है 1, तो एक ही हमारे पास यहाँ पर लोन पेयर बन रहा है। तो 6 Xe को कैसे ऐड करेंगे, ये हो गया X 4 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ऐड हो गया। यहाँ पर आ रहा है हमारा Xe, साइड में हम लेंगे लोन पेयर, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन फ्लोरिन्स। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब बचा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक हमारे पास टेबल है जो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में मदद करेगा। अब इस टेबल को यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर sp3d, और इसका शेप क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो sp3d और शेप हमारा आ रहा है यहाँ पर लीनियर। अब यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इधर लीनियर है, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ लाइन, अगर आप शेप देख रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे सिर्फ बॉन्ड पेयर के हिसाब से, नॉट फॉर लोन पेयर। अगर आप ज्योमेट्री के बारे में अगर पूछ रहा है तो हम बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को मिलाकर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। सिर्फ शेप पूछ रहा है तो सिर्फ हम बॉन्ड पेयर देख रहे हैं तो बॉन्ड पेयर कैसा, लाइन वाइज है, इसलिए नाम उसका पड़ रहा है लीनियर। आफ्टर दिस इसमें देखिए इसमें कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 6 के लिए हम क्या पढ़ेंगे, 6 के लिए हम पढ़ रहे हैं sp3d2। sp3d2 इसका शेप कैसा आ रहा है, सिर्फ हम बॉन्ड पेयर देख रहे हैं तो इसका शेप है कुछ ऐसा, जिसको हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर। आफ्टर दिस हमारे पास यहाँ टोटल 6 + 1 7, 7 के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, 7 के लिए पढ़ रहे हैं sp3d3, और इसका शेप हमें पता है कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा स्लाइटली अपनी प्लेस पे से पुश करा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एंड द लास्ट 2 स्ट्रक्चर्स विच इज XeO3 एंड XeOF4। तो XeO3 में सिंगल एलिमेंट्स कौन से, Xe, तो Xe को हम लेंगे इन द सेंटर, एट द सेंटर, और O3 हमारा आएगा, ये XeO3 डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आता है, इसलिए इसको इधर लिख रहे हैं। और यहाँ पर आ रहा है एक लोन पेयर। अब ये लोन पेयर मालूम करना हमें कैसा रहा है, एक आ रहा है या 2, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 8 माइनस एक ऑक्सीजन को हम डबल पढ़ेंगे तो 3 2 कितना होगा 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया यहाँ पर 2 का हाफ होता है 1। ऐसे करके हम लोन पेयर निकाल रहे हैं। तो Xe नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर 3 और एक लोन पेयर आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4। 4 के लिए हम क्या पढ़ेंगे, 2 के लिए हमने पढ़ा था sp2, ये आ रहा है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, नॉट फॉर sp3d2, ये नहीं sp3 आता है इसका। आफ्टर दिस बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 1 2 3 दोनों, अगर डबल बॉन्ड अभी आ रहा है तो दोनों को एक ही सिंगल ही काउंट कर रहे हैं हम, इसीलिए कितना आ रहा है इसमें बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर कितना है 1। उसके बाद शेप क्या आ रहा है इसका, पिरामिड शेप आ रहा है कुछ ऐसे, पिरामिड इसका शेप है। आफ्टर दिस नेक्स्ट XeOF4, तो Xe हमारा मिडिल में आएगा, ऑक्सीजन एक है तो उसको हम इधर लिखेंगे, और फ्लोरीन कितने हैं 4। अब हमें मालूम करना है कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने आना है, तो हम इसे कैलकुलेशन करते हैं। Xe को हम पढ़ रहे हैं 8, एक ऑक्सीजन मतलब 2, और फ्लोरीन कितने हैं 4, तो टोटल हमारे पास हो गया 6 कितने होते हैं -2 का हाफ होता है 1, तो हमारे पास 1 लोन पेयर आ रहा है जिसको हम यहाँ पर ऐड करें। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं तो इसमें आ गया 1 2 3 4 5, तो 5 को हम कैसे पढ़ेंगे, 5 को पढ़ रहे हैं हम sp3d, इसका आ रहा है sp3d। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर आ रहा है 1 2 3 4 5, तो बॉन्ड पेयर हम लिखेंगे 5, लोन पेयर है ओनली 1, और इसका शेप आ रहा है स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्नर थ्योरी। इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेटल एटम exhibits
टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, यहाँ पर दो टाइप के वैलेंसीज यहाँ पर आ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, विच इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। प्राइमरी वैलेंसी का सिंबल कैसा होता है, ये होता है डॉटर लाइन में, वही सेकेंडरी लाइन आपका थिक लाइन होता है। इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। थर्ड पॉइंट, इट इज आयोनाइजेबल एंड इट इज नॉट आयोनाइजेबल, इट कैन नॉट प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, शेप नहीं बता सकते, इट कैन प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री, ये आपका शेप बता सकते हैं। मूविंग टू द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में हमारे पास है 4 एग्जाम्पल्स जो आपको खुद लिखना है, ये क्वेश्चंस में नहीं आएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास CuNH3 Cl3, CuNH3 Cl2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एमोनिया हमारे पास 6 है और क्लोरीन हमारे पास 3 है। जैसे जैसे फॉर्मूला आगे बढ़ेगा तो एमोनिया की क्वांटिटी कम होगी और क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 था, अब यहाँ पर 5, क्लोरीन 3 थे, तो एक क्लोरीन यहाँ पर अंदर आ रहा है ब्रैकेट के और रिमेनिंग 2 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट। इसका नाम आता है 6 मतलब हेक्सा। एमोनिया को हम एमाइन पढ़ रहे हैं कोबाल्ट 3 क्लोराइड। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पेंटामाइन 5 पेंटामाइन कोबाल्ट क्लोराइड, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो उसको हम डबल पढ़ेंगे क्लोराइड और फिर पढ़ेंगे 2 क्लोराइड। अब हम डायग्राम चेक करते हैं। डायग्राम में हमने देखा था, फॉर्मूले में हमने देखा था कि कोबाल्ट है जो कि सिंगल है, जिसको हम बीच में लिखेंगे सेंट्रल में, और NH3 हमारे पास है 6, तो 1 2 3 4 5 6। क्लोरीन है हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे डॉटर लाइंस में। इसका शेप हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। ओके, सो ये हमारा एमोनिया जो है वो आ रहा है हमारे सेकेंडरी वैलेंसी में और ये आ रहा है प्राइमरी। तो प्राइमरी को हमने पढ़ा था डॉटर लाइंस। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स देख रहे हैं इसके। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना है हमारे पास, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट के प्राइमरी वैलेंसी है 3 और ये 3 में सेटिस्फाई हो रहे हैं 3 क्लोरीन आयन से। अब सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट है 6 और ये सेटिस्फाई हो रहे हैं 6 एमोनिया मॉलिक्यूल से और शेप है इसका ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद हम सेकेंड और डायग्राम की तरफ चलते हैं। सेकेंड डायग्राम है CO इन द मिडिल, NH3 हमारे पास 5, तो यहाँ से जो ये बॉन्ड था इसको हम माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है ऐसे शेप में। आफ्टर दिस यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट कितने थे 3 और ये सेटिस्फाई हुए 3 क्लोरीन आयन से। और प्राइमरी वैलेंसी हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है, लेकिन ये सिर्फ सेटिस्फाई हो रहा है ओनली 5 NH3 मॉलिक्यूल्स एंड 1 क्लोरीन आयन, क्योंकि यहाँ पर 1 क्लोरीन आयन अगर क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर है तो इसे हमें 2 भी बॉन्ड देने पड़ेंगे, एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी। इसको भी हम काउंट करते हैं प्राइमरी के अंदर, तो प्राइमरी में भी काउंट हो रहा है और सेकेंडरी में भी काउंट हो रहा है। तो सेकेंडरी में हम काउंट करें 1 क्लोरीन आइटम ऑन 5 NH3 आयन्स। इसका भी शेप होता है सेम ऑक्टाहेड्रल। तो इस पॉइंट्स में हमें ये 2 पॉइंट सेम रहेंगे सबके लिए, सिर्फ इस पॉइंट में हमें चेंजेस करना है। कितने क्लोरीन आइटम ब्रैकेट के अंदर आए हैं उसके हम लिखना है। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लोरीन आइटम है ब्रैकेट के अंदर, तो हमें इसे 1 क्लोरीन आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं और 5 NH3 है हमारे पास, तो 5 NH3। इसके बाद हम लिख रहे हैं थर्ड वन CuNH3 Cl2Cl। CO हम लिखेंगे इन द मिडिल, CO को हम लिख रहे हैं सेंटर में और NH3 हमारे पास 4 है, तो हम इसे ऐसे अरेंज कर रहे हैं। और क्लोरीन कितने हमारे पास 3, टोटल 3 है 1 2 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के अंदर 2 क्लोरीन आइटम है, तो उसको हम देंगे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो इसको हम 2 सेकेंडरी बॉन्ड्स ऐड हुए तो उसको हम लिखेंगे सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6, इट इज सेटिस्फाइड बाय 4 एमोनिया मॉलिक्यूल एंड 2 क्लोरीन आयन्स। तो 4 एमोनिया मॉलिक्यूल्स हमारे पास और 2 क्लोरीन आयन्स इसमें प्रेजेंट है। इन दोनों को हम दे रहे हैं प्राइमरी और एज वेल एज सेकेंडरी बॉन्ड्स और 4 हमारे पास एमोनिया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि फॉर्मूले में हमारे पास आ रहे हैं NH3 3 और Cl3 भी 3 है, तो दोनों को हम इसी शेप में अरेंज करते हैं। आफ्टर दिस फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ऑलवेज सेम रहेगा और सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज 6 इसकी वैलेंसी, लेकिन इसमें ये सेटिस्फाई कितनों से हो रहा है 3 एमोनिया एंड 3 क्लोरीन आयन्स। तो द आंसर इज, हम यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाएंगे इन टेबुलर फॉर्म। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे नेम ऑफ विटामिन, सोर्सेज, डेफिशिएंसी, डिसीज। फर्स्ट विटामिन का नाम है विटामिन ए विच इज रेटिनॉल। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, फिश लिवर ऑयल, कैरेट, बटर एंड मिल्क। इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो क्या होगा यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोफ्थाल्मिया। जीरोफ्थाल्मिया किसे कहते हैं, हार्डनेस ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज, आई की जो कॉर्निया होती है वो हार्ड हो जाती है इसमें। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल, जो कि सनलाइट में प्रेजेंट होती है और फिश एंड एग यॉल्क में प्रेजेंट होती है। इसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमें रिकेट्स बच्चों में देखा जाता है, चिल्ड्रंस में, और ऑस्ट्रोमलेशिया एडल्ट्स में देखा जाता है। रिकेट्स का मतलब होता है बोलेक्स और ऑस्ट्रोमलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन्स इन एडल्ट्स। नेक्स्ट विटामिन ई, विटामिन ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल डेरिवेटिव्स, जो कि ज़्यादातर वेजिटेबल ऑयल, बीज जम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में पाए जाते हैं ज़्यादातर। और इसकी डेफिशिएंसी से मस्कुलर वीकनेस, इंक्रीज्ड फर्टिलिटी ऑफ आरबीसीस होते हैं। एंड द लास्ट विटामिन के विट इज़ एंटी हेमोरजिक, एंड द लास्ट इज विटामिन के विट इज़ एंटी हेमोरजिक, जो कि ज़्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से होता है इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग एट टाइम। ये था हमारा आंसर विटामिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर हार्मोन्स, गिव 1 एग्जाम्पल फॉर ईच।
हार्मोन्स किसे कहते हैं? हार्मोन्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स होते हैं, वैसे ही हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन में पाए जाते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को एक ग्रुप ऑफ सेल से दूसरे ग्रुप ऑफ सेल में, मतलब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। सेकेंड पॉइंट, एनिमल हार्मोन्स आर प्रोड्यूस। एनिमल हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं एंडोक्राइन और डक्टस ग्लैंड्स, बट ये कोई प्लांट्स में नहीं पाए जाते।